दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है। तो आपको इसमें बताना है किस ग्रंथि में लिम्फोसाइट कोशिकाएँ बनती है। तो ये बनती है थाइमस ग्रंथि में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा यदि हम बात करें थाइमस ग्रंथि की, तो थाइमस ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्रावण करती है। तो ये थाइमोसिन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के मानव शरीर में निष्क्रिय होने से जो है शरीर में समय से पहले जो है बुढ़ापा आने लगती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि की बात करें तो अग्न्याशय ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और अग्न्याशय ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्रावण करती है। तो इंसुलिन का स्रावण करती है। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्रावण करती है। तो ये थायरॉक्सिन, याद रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पसीने में निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि पसीने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो यूरिया, नमक और लैक्टिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों पदार्थ जो है पसीने में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रोटीन का उपयोग होता है। तो ये ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में आमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रह कर लेता है। मानव शरीर में आमाशय कितने घंटे तक भोजन का संग्रह कर लेता है। तो ये 4 से 5 घंटे तक जो है भोजन का संग्रह कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है ये किस अंग में, मतलब किस अंग के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये छोटी आंत के द्वारा जो है संपन्न किया जाता है, ठीक है। और मनुष्य के जो पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से, ठीक है। आपको याद रखना है कहाँ से, मुख से प्रारंभ होता है। और मनुष्य की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है, 32 फीट, याद रखना है आपको, 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सी है। प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सी है। तो देखिए ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, यहाँ पर ये तीनों प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। प्लाज्मा रक्त में उपलब्ध एक तरल पदार्थ होता है। इसका 92% जो है 92% प्लाज्मा का 92% जो भाग होता है वो जल होता है, ठीक है। प्लाज्मा में पानी के अलावा जो है, पानी के अलावा प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है रक्त में। तो प्लाज्मा के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का उपयोग करता है। मेढक अपने भोजन को पचाने में किस अम्ल का जो है उपयोग करता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का प्रयोग करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन पानी का शुद्धतम रूप है। तो आपको बताना है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो वर्षा का पानी, याद रखना है आपको, वर्षा का जो पानी है तो ये पानी का शुद्धतम रूप है। वर्षा का जो पानी होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है। तो 5.0 से 5.0 और 5.5 के बीच में होता है, जो थोड़ा अम्लीय होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो मानव शरीर के विकास के लिए जो है अत्यंत विटामिन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, विटामिन, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है।
तो सर्वदाता जो रक्त समूह है वो रक्त समूह है, ठीक है, जो सभी रक्त समूह को जो है ये ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, याद रखना है। और सर्वग्राही पूछा जाए कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी ब्लड ग्रुप से जो है रक्त को ग्रहण कर सकता है, तो कौन सा है, तो है ये बी, याद रखना है। इसे सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है, ठीक है। वो रक्त समूह सभी को अपना डोनेट कर सकता है रक्त, और ये बी जो है ये सभी रक्त ग्रुप से जो है रक्त ग्रहण कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्फा कण, ठीक है। अल्फा कण के द्वारा जो है ये नाभिक के आकार का जो है आकलन किया जा सकता है, ठीक है, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सामान्य मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। एक सामान्य मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, तो ये लगभग 10 से 20 लाख होते हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो अंडे में कौन सा विटामिन जो है नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, याद रखना है। इसके अलावा अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में जिंक की कमी को पूरा करता है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, तो किसके कारण से देख पाते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखना है आपको, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से हम तारे को जो है टिमटिमाते हुए जो है देख पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है, ज्वलनशील बताना है, तो नायलॉन, नायलॉन जो है ये सबसे अधिक ज्वलनशील है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और जो दोस्त मतलब इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो मतलब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें, ठीक है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम आपको मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएँ मंगल और बृहस्पति के बीच होती है कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है कहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको एस्टेरॉयड, याद रखना है आपको, क्या बोला जाता है, एस्टेरॉयड बोला जाता है, आंसर हो जाएगा ये। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो जलाकर, ठीक है, जलाकर ज्ञात किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा, तो घट जाएगा, ठीक है, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से क्या होगा, उसका गलनांक घट जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्योदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण जो है लाल दिखाई देता है, याद रखना है आपको, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसका वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है, याद रखना है आपको, कितना होता है, 300 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहे में जंग लगना है एक क्या है, तो लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक क्रिया है, याद रखना है क्या है, रासायनिक क्रिया है जिसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है, जिंक की परत जिस पर चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा दूध जो होता है इसका दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, तो ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मोमबत्ती, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोमबत्ती का जलना ये कौन सा प्रक्रिया है, तो मोमबत्ती यदि जलती है तो ये रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, रासायनिक और भौतिक यहाँ पर दोनों प्रतिक्रिया होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, तो संवहन यानी कन्वेक्शन का उदाहरण है, याद रखना है आपको क्या है, संवहन यानी कन्वेक्शन, ठीक है।
23 है कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक जो है प्रोटीन की कमी होती है। याद रखना है, प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है ये प्रोटीन की कमी के कारण से। ठीक है। 24 है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रभावी होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस प्रभावी होती है? तो ये प्रभावी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 गैस बोला जाता है, प्रभावी होती है। सी आंसर रहेगा। उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। गलत कथन आपको इसमें बताना है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, तब जो है इसका गलत कथन पता चलेगा। तो पहला दिया गया है किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। करेक्ट है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर समय मतलब हर स्थान पर समान होता है। करेक्ट है। दूसरा दिया गया है किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। ये भी करेक्ट है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है। करेक्ट है। तीसरा दिया गया है किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। ये भी करेक्ट है। और चौथा जो दिया गया है किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि अस्थायी नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया था, तो वहाँ पर चौथा जो है असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। किस में होती है सर्वाधिक ध्वनि की गति? तो स्टील में सर्वाधिक होती है। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा बी। 27 है विलय विलयन से पृथक किया जा सकता है। किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ये वाष्पीकरण के द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। 28 है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है। सोडियम जो होता है हवा में रखने पर ऑक्सीकरण होने लगता है, इसी कारण से जो है इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ऑक्सीजन की पूर्ति जो है RBC रेड ब्लड सेल जो होता है यही करता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है। WBC की बात करें तो WBC क्या करता है? तो ये रोगों से जो है लड़ने का काम करता है, प्रतिरक्षा देता है शरीर को। ठीक है। कोई बैक्टीरिया या वायरस या फिर कुछ भी अटैक करता है शरीर पर, तो ये WBC जो है उससे लड़ता है। ठीक है। यदि सफल रहता है तो रोगों से जो है मुक्ति दिलाता है। यदि मतलब असफल हो जाता है लड़ते लड़ते, तो कोई ना कोई बीमारी जो है आपके शरीर में हो जाती है। ठीक है। तो ये किसका कार्य होता है? WBC का जो है प्रतिरक्षा करने का कार्य होता है। और RBC का जो कार्य होता है वो शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो है पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो हृदय को आपको पता ही होगा कि 1 मिनट में 70 से जो है 72 बार धड़कता है हृदय। और हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। आपको याद रखना है। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। अंतर्ज्वर किसके कारण होता है? आंत्रज्वर किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी टिटनेस, यानी धनु स्तंभ जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है। बाकी यहाँ पर ये तीनों संक्रामक रोग है, हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, तीनों जो है ये संक्रामक रोग है। याद रखना है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो रक्त थक्का कौन से रोग में नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया में। याद रखना है। हीमोफीलिया में जो है रक्त थक्का नहीं बनता है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 12,750 किलोमीटर होता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल एवं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यहाँ पर ये तीनों जो है कच्ची सामग्री है। ठीक है। इन तीनों की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। आपको याद रखना है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है?
तो इसके अलावा जो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा एक तीसरा तत्व, तो वो होता है पोटेशियम। ठीक है, एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में सामान्य रूप से ये 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, डी आंसर, सी ए रहेगा आंसर। ठीक है, 37 है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ये कोपरनिकस ने किया था। याद रखना है आपको, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो इसके कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सूर्य और चंद्रमा के मतलब संयुक्त प्रभाव जो होता है, इसी कारण से जो है ज्वार भाटा समुद्र में आते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शन। ठीक है, खिंचाव, सूर्य और चंद्रमा के बीच खिंचाव होता है, उसी में जो है पानी जो होता है वो ऊपर उछाल मारता है। ठीक है, जैसे ज्वार भाटा बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है। दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो दही मथने की बात की गई है, तो दही मथने की बात की गई है, तो मक्खन मथ कर यदि निकाला जाता है वो कौन सा सिद्धांत है? तो अपकेंद्रण। याद रखना है, अपकेंद्रण सिद्धांत है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी आंसर रहेगा। 41 है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अवरक्त यानी इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड की तरंग दैर्घ्य जो है ये अधिकतम होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ये आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन है प्रेरक, इंडक्टर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या फिर मोटर। सही आंसर आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इन 42 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ, अपना स्कोर भी कमेंट में बताएं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर सेंड कर दें और शेयर कर सकते हैं आप। यदि कोई आपका दोस्त तैयारी कर रहा है इन चीज़ों की, तो आप उनके पास भी जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।